दोस्तों, आज जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स सभी यूनिट्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो हम यूनिट फर्स्ट से जो है स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले यदि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बोल सकते हैं, या इट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो कि हेल्प करता है क्या जानने में, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करती है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम और एन अकाउंटिंग विच हेल्प्स टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के साथ साथ जो है कॉस्ट को कंट्रोल करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करता है। हमें ये बताता है कि कहाँ हमारा ओवर एक्सपेंस हो रहा है ना। तो कॉस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है विद दिस, ताकि जो है हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल पाए एट मिनिमम कॉस्ट, ताकि हमारा कॉस्ट जो है कम से कम लगे और प्रोडक्शन जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके नेचर की, तो नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है, इसमें जो है क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जब आता है तो नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, तो आप यही पॉइंट्स जो है मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों है। ऐसा क्यों कहा गया है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे साइंस जो है प्रिंसिपल एंड रूल्स पे बेस्ड है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज बोथ इम्पैक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। प्रिंसिपल्स पे हम अकाउंटिंग करते हैं, तो सेम इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है साइंस कहा गया है। अब आर्ट क्यों किया गया है, हम बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हम जनरल एंट्रीज से लेकर कहाँ तक पहुंच जाते हैं उसको लॉजिकली हम वहां पे फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं, उसका ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकलिटी वे में भी शो करते हैं। तो दैट इज वाई कहा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जनरल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग खुद में बहुत बड़ा वाइड एरिया है। हम इसमें वाइड एरिया भी एक लिख सकते हैं, पॉइंट उसको लिखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अकाउंटिंग खुद में ही बड़ा रूप है। अब क्या है कि उसकी अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग एक पोर्शन हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जनरल अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें हम सभी वो रूल्स अडॉप्ट करते हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है क्या असर्टेन करने में, यस, क्या नोन होता है हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो हमने इसके मीनिंग में भी देखा। ओके, देन बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करता है ताकि हम डिसीजन ले पाए, क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, कि हमें पर यूनिट कितने का पड़ रहा है और हम इसको सेल कितने में करेंगे। ओके, तो आगे की पॉलिसीज किस हिसाब से बननी चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए, तो ये हमें हेल्प करता है। फिर कॉस्ट को एनालिसिस करने में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। कॉस्ट एनालिसिस यही कि यदि हमारा ये एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इससे कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यदि हम गुड प्रोडक्शन इतने लेवल पे कर रहे हैं तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल जो है आप कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, इसमें आपका कॉस्ट कंट्रोल भी आ जाता है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो भी आप डिसाइड करते हो। दैट मीन्स ऑल थिंग्स रिलेटेड टू कॉस्ट जो है आप एनालिसिस करके देखते हो। फिर आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। आपने कॉस्ट एनालिसिस किया, डिसीजन लिया,
देन कॉस्ट रिपोर्टिंग की बात आती है कि जो आपने डिसीजन लिया है उसको जो है मेन लीड्स तक पहुंचाना, उसके डाटा को कलेक्ट करना, और जिनके लिए भी वो इंफॉर्मेशन यूजफुल है कॉस्ट अकाउंटिंग के, उन तक उनको पहुंचाना, दैट इज कॉस्ट रिपोर्टिंग। वाइड एरिया, जैसे कि अभी हमने बात की, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक अकाउंटिंग खुद में ही बहुत बड़ा एरिया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ वाइड एरिया, इसमें कोई एक चीज के ऊपर बात नहीं होती है। कॉस्ट असर्टेनमेंट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में जानते हैं, फिर कौन कौन से एक्सपेंसेस लग रहे हैं, फिर उसमें भी बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन किया है जो आगे हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग किया है ताकि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड किया है और डिफरेंशिएट किया है इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में। तो इसलिए जो है इसका पैमाना बहुत बड़ा है। ओके, अब जो है इसके इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि नेचर, चाहे वो आपसे फीचर्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, हम ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि इट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ, इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग, कॉस्ट असेंटमेंट। इसके अलावा भी यदि आप सोचना चाहो और पॉइंट्स लिखना चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे बजटिंग, हम कॉस्ट में जो है बजटिंग कर सकते हैं, पहले से ही उसका प्लान आउट कर दें कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड जो है हम अलग से बजट प्रिपेयर कर पाए ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट जो है सही समय पर पहुंच पाए फॉर द प्रोडक्शन। तो बजटिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन उसका हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, हमें जस्ट समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस क्या है एक्चुअली, तो हम ये सब पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। अब बात करें हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग? सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को जानने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बना है तो उस पे जितना खर्चा हुआ है तो उसका कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है ना? क्यों जरूरी है? यदि हमें कॉस्ट पता होगा तो ही हम उसको फर्दर ट्रांसफर कर पाएंगे, फर्दर प्रोसेस बोले या फिर फाइनल फिनिश्ड गुड्स के वे में सेलिंग पर्पज से। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज असेंशियल। फिर टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट जानना भी जरूरी है। हम तो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, पता पड़े बल्क में तो हमें फायदा दिख रहा है, बट हम जब कॉस्ट पर यूनिट पे जा रहे हैं तो हमें वो प्रोडक्ट जो है महंगा दिख रहा है, तो वहां पे सेलिंग में, रिटेलिंग में हमें दिक्कत होगी। तो कॉस्ट पर यूनिट जानने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी मदद करे। फिर कॉस्ट एनालिसिस, जो ऑलरेडी हम इसके नेचर में समझ चुके हैं, और दोस्तों हम ये वाले पॉइंट्स भी एज ए इम्पोर्टेंस वे में शो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें अपनी डीलिंग चेंज करनी रहेगी। हमें ये बताना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है इम्पोर्टेंट है ना, इट हेल्प्स इन कॉस्ट एनालिसिस। फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हमें मदद करती है, क्योंकि जब हम सब एक्सपेंसेस जान जाते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐसा खर्चा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्ट लेबर पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हम वेजेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो इस तरीके से कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाना है वो हमें मदद करता है ना। हम लेबर को दे रहे हैं 13 घंटे की वेजेस और वो काम कर रहा है 11 घंटे, दैट मीन्स हम 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि ये चीज या ये प्रॉब्लम है, और फिर उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉलिसी मेकिंग में, या जिसको हम बोल रहे थे अभी डिसीजन मेकिंग में, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू जो चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए हम आगे की फॉरवर्ड या फ्यूचर पॉलिसी जो है बना सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। कंपैरिजन कैसे करेंगे? यस, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, जब हमने प्रोडक्शन किया था तब कितना आया था, इस साल कितना आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट में क्या डिफरेंस आया है, कितना हमने प्रॉफिट या लॉस जो है हमें हुआ है, ये सब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। फिर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, हम जो है सेलिंग प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमने कॉस्ट ऑफ प्राइस निकाल ली तो आसानी से हम ये जान सकते हैं कि उसकी जो है सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी सेलिंग प्राइस। ओके, इसके बाद जो है बजटिंग, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया उसके नेचर में।
तो बजटिंग इज ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है बजटिंग में। हम इसके लिए पहले से ही जो है अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट बोले या अपने रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट जो है कर पाते हैं, और जिसके कारण जो है हमें प्रोडक्शन जो है प्रॉपर टाइम पे होता है, और हमारा जो टारगेट है मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट, ये हम अचीव कर पाते हैं। ओके, तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमने तीन चीजें देखी, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, बहुत आसान से पॉइंट है जिसको हम इजिली याद रख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, या फिर हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स है। तो हम बात करें यदि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो ये मेनली जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा आपका, फिर डायरेक्ट लेबर आ जाएगा एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यदि हम इसको फर्दर पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि डायरेक्ट मटेरियल दैट मीन्स ऐसा मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के लिए खर्चा किया है ना, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। तो इसको यदि हमें कैलकुलेट करना हो, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट लेके आए सिर्फ उसका खर्चा हम लिख देते हैं, नहीं, उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली लाने में जो हमारा खर्चा हुआ है उसको हम इंक्लूड कर देंगे। यदि आपको याद हो, जब हमने 11th 12th में अकाउंटिंग की थी और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओके, तो हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते थे। ओके, फिर क्या करते थे हम, माइनस सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक, तब जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाते थे जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल यदि हमें निकालना हो कि कितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया है, तो आप इसको कैसे निकाल पाओगे, ओपनिंग स्टॉक। ओके, शॉर्ट में पूरा लिख दें क्या हम, यस, हम नीचे लिख देते हैं। ओके, डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, आप लोग भी लिख लीजिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपने परचेज किया है इस बार उसको लिख देंगे। इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कि ऑक्ट्रॉय हो गया, इस तरीके की चीजें जो हैं आप इसमें ऐड करेंगे, माइनस सेल एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट मटेरियल जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लेबर का मतलब ये होता है कि वेजेस देना ऐसे लोगों को जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं। हम यदि कोई फैक्ट्री है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, कोई वॉचमैन है ना, कोई ऐसा होगा जो स्टेशनरी वर्क को हैंडल करता होगा। ओके, कोई ऐसा होगा कि जो आपको दिन भर में रिक्रिएशन वाली चीजें जैसे चाय पिलाना, पानी पिलाना, इस तरीके का भी काम करता होगा। तो डायरेक्ट लेबर ऐसे लेबर है जिनको वेजेस दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड, वो इसमें आते हैं। ओके, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैं बात कर रही थी, तो इसके अलावा आपके प्रोडक्ट को बनने में, दैट मीन्स फाइनलाइज होने में जो खर्चा आ रहा है वो जो है प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉस्ट निकालने में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग कॉस्टिंग मानी है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपके पास मशीनरी है तो उसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, रिपेयर्स करेंगे कि नहीं अगर मशीनरी है। ओके, फिर सैलरी देंगे लोगों को, भाई डायरेक्ट लेबर तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया, उनको वेजेस मिल रहे हैं। और ऐसे लोग होंगे जो मैनेजर्स हैं जो ये काम करवा रहे हैं, तो उनको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है दैट आर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर क्या आता है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में आपका आ जाता है
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी आप खर्चा करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी लेकर आनी है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं ओ एक्सपेंसेस हैं वो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। फिर थर्ड आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है? जो आपके सेल में आपको मदद करता है। जब आप गुड्स को बेचने जाओगे तो उसके लिए आप कौन से एक्सपेंसेस करते हो? दैट मीन्स एडवर्टाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट, या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, होम डिलीवरी का ऑप्शन करवा दिया, ये सब एक्सपेंसेस। दैट मीन्स गुड्स को सोल्ड करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं कि वो कस्टमर तक पहुंच पाए, इस बीच में जो हम खर्चा करते हैं उसे हम सेलिंग कहते हैं, तो ये उसमें आ जाएगा। ओके, हम डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूले को जो है नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय में से लेस कर देते हैं हम सेल्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्ट मटेरियल निकाल लेंगे और ये हो गया हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनके अपने फायदे और नुकसान हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्कस द वेरियस मेथड्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मटेरियल्स इशूड फॉर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लिए हम मटेरियल भेजते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। यूजली जो अकाउंटिंग या प्रैक्टिकल लेवल पे किए जाते हैं उन्हें को हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। ओके, तो मेथड्स की यदि हम बात करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसे शॉर्ट में कहते हैं फीफो, है ना, ऐसा ही दूसरा मेथड होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब अभी हम समझते हैं, हम नाम देख लेते हैं। फिर आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ओके, देन कम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और मार्केट प्राइस मेथड। अब ये क्या होते हैं? ओके, दिस मेथड, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी मटेरियल इशू होगा, इशू इन द सेंस किस पर्पस के लिए? फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए। तो ये वाला मेथड ऐसा बोलता है कि जो मटेरियल आपका पहले आया है उसको पहले इशू करिए और जो बाद में आया है उसको बाद में इशू करिए। अब इसको जो है समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 जनवरी को जो है क्या किया है, हमने 1 जनवरी 2023 ले लेते हैं। हमने 1000 यूनिट्स जो है बुलवाए हैं। किसके बुलवाए हैं? हम लिख लेते हैं कॉटन बेल्स के, है ना, प्रोडक्शन के लिए हमारा मटेरियल जो है कुछ उससे रिलेटेड है। ओके, और इसका रेट जो है हम एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज पर यूनिट है। ओके, अब ये हो गया। अब उसके बाद ये मटेरियल हमारे पास 1 जनवरी को आया है पर अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है। फिर क्या किया है हमने? 4 जनवरी 2023 को फिर से हमारे पास मटेरियल आया है 500 यूनिट्स कॉटन बेल्स का एट द रेट ऑफ ₹120 पर यूनिट। ठीक है, ऐसे ही 6 जनवरी पे 2023 हमारे पास फिर से 1500 यूनिट्स आ गए कॉटन बेल्स के, और जिसका रेट जो था 90 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब यदि हम पीफो मेथड अप्लाई करते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल पहले आया है उसको ही पहले हम प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। दैट मीन्स पहले 1 जनवरी वाले को भेजेंगे जितना रिक्वायर्ड है, फिर 4 जनवरी वाले को, फिर 6 जनवरी वाले को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रोडक्शन के लिए 900 यूनिट्स भेजने हैं पहली बार में, तो हम 1 जनवरी वाला मटेरियल उठाएंगे, 1000 में से 900 यूनिट्स भेज देंगे, अभी भी हमारे पास 100 यूनिट्स बचे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है मटेरियल उसको पहले आप प्रोडक्शन के लिए भेज दीजिए। ठीक है, प्राइस डिफरेंस के कारण लोगों को लगता है चेंज करना है, तो पीपो मेथड ये बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब
फीफो जब हमने समझ लिया तो लीफो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड ये बोलता है कि जो लास्ट में आपका मटेरियल आया है उसको आप पहले इश्यू करिए, है ना। अब जैसे यही वाला एग्जांपल यदि हम लीफो पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले जो 6 जनवरी पे आया है और हमें अगर 900 यूनिट्स रिक्वायर्ड है तो हम 1500 में से 900 यूनिट्स दे देंगे, है ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लास्ट में जो आया है उसको हम पहले प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे, फिर उसके बाद थोड़े पुराने को, फिर एकदम पुराने को। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ये होता है कि हमें मटेरियल बुलवाने में कभी कभी क्या हो जाता है, वेयर एंड टेयर हो सकता है उस प्रोडक्ट का, या फिर प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो वेपर्स में हवा के कारण जो है कंज्यूम हो गया, जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट्स है या क्या, उसमें लॉस हो गया, किसी भी वजह से लॉस हो रहा है या क्या, तो हम जो है उसकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस कर देते हैं। तो उस मेथड पे यदि हम मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये अक्सर वहां होता है जहाँ पे वियर एंड टेयर ऑफ द प्रोडक्ट हो रहा है, या फिर वेपराइजेशन हो रहा है, भाप के उसमें उड़ जा रहा है हमारा प्रोडक्ट। अब स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ये प्राइस होता है कि हम पहले से ही प्राइस जो है डिटरमाइन कर देते हैं, और उस पे जो है हम हमारे प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन कर दिया, फिर मार्केट प्राइस में स्लाइड चेंज भी हुआ तो भी हम इसी प्राइस पर जो है हमारा प्रोडक्ट इशू करेंगे, मटेरियल इशू करेंगे फॉर द प्रोडक्शन। तो ये मेथड ये बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर यदि बात करें हम मार्केट प्राइस मेथड की, तो मार्केट प्राइस मेथड दोस्तों हमें ये बताता है कि जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है एट प्रेजेंट में, उस वैल्यू पे जो है आप मटेरियल इशू करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये लें कि 1 जनवरी को हमने 1000 यूनिट्स कॉटन बॉल्स बुलवाए थे 100 रुपीज के। अब आपको प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल लगा है वो लग रहा है 15 को, और यदि आप मटेरियल प्राइस मेथड लगा रहे हैं और उस दिन मार्केट वैल्यू जो है अगर 110 है, तो हम उसकी मटेरियल इशू जो है कितने पे करेंगे, 110 रुपीज पे करेंगे। हो सकता है मटेरियल वैल्यू जो है 90 रुपीज हो, तो हम उस दिन मार्केट वैल्यू जो है 90 रुपीज हो, तो हम उसको मटेरियल इशूड में जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तब जो है हम उसको रिकॉर्ड जो है 90 रुपीज से करेंगे। यूजली मटेरियल मार्केट वैल्यू जो है वो हमें इंक्रीज होती है। तो ये वो मेथड होता है, बहुत आसान है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जो प्रोडक्ट आया है, पहले जो मटेरियल आया है उसको प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे। ओके, लास्ट इन में जो सबसे आखिरी में आया है उसको पहले इशू करेंगे। इन्फ्लेटेड प्राइस में जो बढ़ा हुआ प्राइस है, मतलब उसका बढ़ा के, प्राइस को बढ़ा के जो है हम उस पर इशू करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस में ऑलरेडी जो फिक्स है, ताकि जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है मार्केट वैल्यू वो इम्पैक्ट ना करे, और मार्केट प्राइस वैल्यू मार्केट वैल्यू। इसमें एक और मेथड आता है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड में वो क्या करते हैं कि जैसे कि ये 3 प्राइस है हमारे पास, सेम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम एक क्वेश्चन तीनों मेथड से कर सकते हैं, यूजली फीफो लीफो एंड एवरेज, और ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं अगर प्रैक्टिकल आएगा आपके पास तो। एवरेज मेथड से हम क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे और उस प्राइस पे जो है हम क्या करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं, दैट इज एवरेज प्राइस मेथड। तो ये कुछ मेथड हैं जो हमने डिस्कस किए कि मटेरियल जब हमें इशू करना है प्रोडक्शन के लिए तब हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं। ओके, so these are the various methods for cost accounting। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन ये लेवल्स जो हैं इनकी कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना है। अब क्या होता है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल एंड ई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये कुछ टर्म्स हैं अकाउंटिंग के जो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमम लेवल क्या। मैक्सिमम लेवल को सबसे पहले तो हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसीजर है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल,
जैसे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें स्टॉक को मेंटेन करना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। अब कितना इन्वेंट्री हमारे पास होना चाहिए, इस ये कैसे डिसाइड करेंगे, है ना? ताकि ऐसा नहीं हो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास इन्वेंट्री रखी है तो वो फालतू में रखी है, दैट मीन्स हमारा कॉस्ट जा रहा है उसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके पैसे दिए हैं, है ना? और बहुत कम रखी है और प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मिसमैनेज हो जाएगा कि गुड्स आएगा फिर हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए जो है ये टर्म्स हमें हेल्पफुल है, ये चीजें मेंटेन की जाती हैं जब किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टॉक लेवल, मतलब इतना स्टॉक लेवल आपको मेंटेन करना है जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, नहीं बुलवाना है। ओके, आपको पता है कि 1500 यूनिट से ज्यादा तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो आपको 1500 से ज्यादा बुलवाना है। आपको लगता है 20,000 यूनिट्स हमारी फैक्ट्री में बनता है, 20,000 से ज्यादा तो आज तक नहीं बना, तो आपको 20,000 मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना है। ये तो हमने थ्योरेटिकल बात करी। अब हम इसको समझते हैं बाय वे ऑफ फॉर्मूला कि हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का तरीका ये है, ऑर्डरिंग लेवल जो हमारी ऑर्डरिंग यूनिट्स रहेगी वो, प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी में से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम ऑर्डर पीरियड। अब ये जो है हम मिनिमम लेवल जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि मिनिमम कंजप्शन हम कितना करते हैं, दैट मीन मिनिमम क्वांटिटी हमें कितनी लगती है और कितने ड्यूरेशन में लगती है, दैट इज मिनिमम कंजप्शन एंड मिनिमम ऑर्डर पीरियड। तो इस तरीके से मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। फिर वही हम बात करें मिनिमम लेवल की, तो मिनिमम स्टॉक लेवल जैसे हमने बोला कि एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल रहता है कि उसके बियॉन्ड हमें अपने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को नहीं बुलवा के रखना। ओके, वैसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल ये है कि ये ऐसा स्टॉक लेवल है जो हमें बता देता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है मिनिमम प्लेस पे आ गया है, अब जरूरत है कि इसके बाद हम तैयार हो जाएं कि अब हमें नया नया ऑर्डर जो है प्लेस करना है। ओके, और इसे जो है हम इमरजेंसी लेवल भी कहते हैं कि ये हमें हेल्प आउट करता है, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल है, ये हमें मदद करता है ये जानने में कि अब जो है हमारा प्रोडक्ट जो है मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है। अब इसे इमरजेंसी स्टॉक लेवल क्यों कहते हैं, इसको इमरजेंसी स्टॉक लेवल इसलिए भी कहते हैं कि जब कुछ शॉर्टेज हो रही है तब हमें पता है कि ये इमरजेंसी के लिए हमें हेल्पफुल है, ताकि हम जल्दी से तैयारी कर लें आने वाले मटेरियल को इशू करने की। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। तो रीऑर्डर लेवल, जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कि अब हमें ऑर्डर करना है, वापस से ऑर्डर करना है, ठीक है। उसमें से हम लेस करते हैं, इसको लेस करेंगे एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन अपॉन इनटू एवरेज ऑर्डर पीरियड। जो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन क्या होता है कि कितने क्या रेट है हमारे कंजप्शन का, है ना, और एवरेज ऑर्डरिंग पीरियड, इस तरीके से। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको एग्जांपल की मदद से बेहतर तरीके से समझेंगे। दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। अब आता है थर्ड टर्म, दैट इज रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल को समझने के लिए इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज रिटर्न इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। इसका मतलब ये है कि ऐसा स्टॉक लेवल का समय जब आपको जो है आपका परचेज करना है, दैट मीन्स नेक्स्ट ऑर्डर जो है आपका पुट अप करना है, ठीक है। कि अब जो है आपको परचेज करने की बारी आ गई है। अब परचेज में से आप डिमांड एस्टिमेट को हटा के जो भी आपको लगता है कि यार कितना प्रोडक्ट रखा है, परचेज की बारी है। अब क्या होता है, मिनिमम से भी जो है कम होता है रीऑर्डर लेवल। ओके, मिनिमम से भी कम होता है, मिनिमम के बाद आता है रीऑर्डर लेवल। आपका मिनिमम हुआ फिर आप रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम तो एट द मैक्सिमम से ज्यादा रहता है ऑफ द रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल दैट मीन्स ये स्टॉक लेवल जब जो है हमें अब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, दैट इज रीऑर्डर लेवल। तो इसको निकालने का देंगे मैक्सिमम यूसेज रिटर्न, कितना आपको मैक्सिमम यूसेज हुआ है, इनटू मैक्सिमम ऑर्डरिंग पीरियड, कितने समय में कितने अंतराल में आप करते हैं, 2 महीने 3 महीने जो भी हो।
ठीक है, दैट इज रीऑर्डर। अब डेंजर लेवल क्या होता है, फोर्थ हमारा डेंजर लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल जो है एकदम ऐसी सिचुएशन जब पूरी शॉर्टेज, आपको पता है कि अब आपको किसी रीजन से जो है मटेरियल या नेक्स्ट ऑर्डर आप नहीं डाल रहे हैं, आपके पास गुड्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, वार, फेमिनाइन, कुछ भी हो सकता है ना, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। ये ऐसा लेवल रहता है कि आपको सिर्फ इसमें ही आपको गुजारा करना है जब तक नेक्स्ट आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है। तो डेंजर लेवल, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन इनटू इमरजेंसी सप्लाई टाइम, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो सकती है 2 दिन की हो सकती है 1 महीने की हो, दैट इज डेंजर लेवल। जो रीऑर्डर, दैट मीन्स रीऑर्डर लेवल ऐसा है ना कि आपको इस समय आप ऑर्डर प्लेस करोगे बट आपका रीऑर्डर नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, शॉर्टेज के कारण से, हो सकता है वो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है जो आप मटेरियल बुलवाते हैं। ओके, हो सकता है वार चल रहा हो, इमरजेंसी की कंडीशन चल रही हो जैसे कि कोविड, उस समय आप कैसे अपना मटेरियल बनाओ, तो वो होता है डेंजर लेवल की, इसी में ही अभी आपको गुजारा करना है। ठीक है, दैट इज डेंजर। अब हमने 4 चीजें समझी, मैक्सिमम, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल, है ना। मैक्सिमम, उससे ज्यादा का आप आपके पास प्रोडक्ट नहीं रख, मटेरियल नहीं रख सकते हो। मिनिमम लेवल, उससे कम का नहीं रख सकते हो, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, ऐसा लेवल जहां पे हमें वापस से ऑर्डर प्लेस करना है। डेंजर लेवल, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल वाला लेवल है, दैट मीन्स हमारे पास कुछ ही मटेरियल रखा है और उसके बाद जो है हम शॉर्टेज बियर करेंगे। अब आता है हमारे पास फिफ्थ टर्म, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये लेवल बताने के लिए नहीं होता है एक्चुअली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है हमें लेवल नहीं बताता है। क्या इंडिकेट करता है, ये क्वांटिटी इंडिकेट करता है कि हमें कितना स्टॉक जो है, कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करना है। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है वो हमें बताता है ईओक्यू, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ईओक्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे कि आपको लिखा है ईओक्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, ओके, ईओक्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, प्रॉपरली कर देते हैं, 2ab अपॉन सी एस। अब 2ab एंड सी एस, ईओक्यू का मतलब तो हमें पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, ऐसी क्वांटिटी कितना हमें स्टॉक को ऑर्डर करना है। ओके, अब इसको निकालना है 2ab, तो ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एनुअल कंजप्शन, पूरा आपका साल भर में कितना कंजप्शन हो रहा है वो। बी, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे बाइंग कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, खरीदने में उसमें कितना खर्चा हो रहा है। ओके, फिर कॉस्ट पर यूनिट होता है सी का मतलब, और एस का मतलब होता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, उस स्टॉक को संभालने में, कैरी करने में कितना खर्चा आ रहा है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, निकाल सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि हमें कितना स्टॉक या कितनी क्वांटिटी जो है ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो हमने 5 टर्म्स देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव वेजेस मेथड, गिव द नेम्स ऑफ वेजेस मेथड। ठीक है, अलग अलग नाम है, इसको हमें डिस्कस करना है। अब बात करें पहले इंसेंटिव वेजेस मेथड, जस्ट यदि बात करें वेजेस की तो वो क्या होता है, जो वर्कर ने काम किया है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जो हम उनको पे करते हैं टाइमिंगली, वो जो होती है वेजेस होती है ना। अब इंसेंटिव वेजेस मेथड में ये होता है कि वो जो अगर यदि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, जिसे हम कहते हैं बोनस, या जिसे हम कह सकते हैं प्रीमियम, तो उसे कहते हैं इंसेंटिव वेजेस मेथड। अब गिव द नेम्स ऑफ इंसेंटिव वेजेस मेथड, तो अलग अलग लोगों ने, प्रोफेसर्स ने अपने अलग अलग वेजेस को दर्शाने के अलग अलग तरीके बताए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि इंसेंटिव वेजेस पेमेंट मेथड में सबसे पहले यदि हम बात करें तो टेलर फीस वेज पेमेंट मेथड। अब टेलर जो है उन्होंने क्या कहा है कि वेजेस को जो है उन्होंने इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन द इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट
वर्कर के बीच में। ओके, उन्होंने बोला है कि वर्कर्स इफिशिएंट भी हो सकते हैं और इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने तीन चीजों की स्टडी की है कि किसी भी पर्सन को काम करने में टाइम कितना लग रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड जो है उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि कितने समय में कोई पर्सन जो है टायर्ड हो सकता है। ओके, अब उस बेसिस पे टेलर जी ने क्या किया है, उन्होंने जो है दो रेट ऑफ वेजेस रखे हैं, जिसको उन्होंने बोला है कि मैं दो वेजेस का रेट रखूंगा, एक हायर वेज रेट और दूसरा उन्होंने बोला है लोअर वे वेजेस रेट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस दैट मीन्स उन्होंने दो रेट रखे हैं कि जिसको हाई सैलरी देंगे, हाई वेजेस देंगे, उनके लिए हाई रेट अप्लाई होगा और लोअर के लिए लोअर। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो जैसे कि उन्होंने हायर वेजेस रेट रखा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं ₹20 पर यूनिट। यदि कोई वर्कर जो है काम कर रहा है तो हायर वेज रेट उन्होंने रखा है 20 और वहीं लोअर का उन्होंने रख दिया है 15। ओके, पर यूनिट, ये हो गया। अब उन्होंने ये वर्क बताया है, स्टैंडर्ड वर्क जो है कितना होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड वर्क जो है फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि 100 यूनिट्स फिनिश होना चाहिए। अब टेलर के हिसाब से जो 100 यूनिट्स फिनिश आउट करता है उसे हायर देना चाहिए, और जो 100 यूनिट्स के बिलो अगर प्रोडक्शन करता है, दैट मीन्स कोई 80 यूनिट्स ही प्रोवाइड करता है या 90 यूनिट्स प्रोवाइड करता है, तो उसे जो है 15 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना है। दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड वर्क है, यदि उसको आपने कर लिया तो आपको हायर रेट ऑफ वेजेस दिया जाएगा, यदि उसको आपने नहीं किया तो आपको लोअर वेज ऑफ रेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था टेलर जी का जो है पेमेंट सिस्टम का वे, है ना। उन्होंने बोला था या तो हायर दिया जाए वर्कर को या तो लोअर दिया जाए। ओके, अब ऐसे ही दूसरे प्रोफेसर हैं हाल से, प्रीमियम वेज पेमेंट मेथड। ये बोलते हैं कि एक वर्कर को जो है कॉमनली जो है उसे वेजेस तो मिलना चाहिए, जो टाइमिंगली उसको जो डिटरमाइंड वेजेस है वो मिलनी चाहिए, प्लस यदि वो काम को पहले कर लेता है ना, टाइम बचा रहा है, तो उसको वेजेस का 30 से 70% के बीच में जो है उसे एक्स्ट्रा बोनस दिया जाना चाहिए, है ना, या प्रीमियम दिया जाना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब यदि हम बात करें तीसरे की, दैट इज क्या नाम है इनका, रोवन प्रीमियम मेथड। इन प्रोफेसर का नाम है डेविड रोवन, जो कि इन्होंने हाल से के ही वेजेस सिस्टम को जो है थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है, और इन्होंने ये चीज बोली है कि यस, वेजेस जो है उनको प्री डिटरमाइंड रेट पे मिलनी चाहिए, प्लस जो वो टाइम बचा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 घंटा बचाया है, 2 घंटा बचाया है, तो उसका जो है उन्हें 30 से 75% जो है मिलना चाहिए। टाइम सेव्ड का जो है उन्हें 30 to 75% मिलना चाहिए। तो हास्ले और रोवन जो है सेम प्रिंसिपल पे है कि एक्स्ट्रा बोनस दिया जाना चाहिए, और जो है हास्ले ने बोला है कि वेजेस का 30 से 70%, और वहीं रोवन जी बोलते हैं 30 से 75% जो है किसका मिलना चाहिए, टाइम जो वो बचा रहे हैं। और वहीं टेलर की बात करें तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो है इफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बेसिस पे है, तो हायर मिलने चाहिए यदि वो स्टैंडर्ड वर्क कर लेते हैं, और अगर स्टैंडर्ड वर्क के नीचे काम करते हैं तो उन्हें लोअर वेजेस रेट देना चाहिए। ठीक है, ये अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स है, अप एंड डाउन है, तो बहुत सारे वेजेस पेमेंट सिस्टम है जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे जो है सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल टाइम, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आइडियल टाइम एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है, अब इसमें हाउ वुड यू डील विथ ईच वन ऑफ देम इन कॉस्ट अकाउंट, आप कैसे इनको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है। तो आइडियल का मतलब वैसे होता है बेकार। अब इसका मतलब हम आइडियल टाइम का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में ये समझ सकते हैं कि लॉस्ट टाइम
बाय वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम जो उनको एक्चुअल पेमेंट दे रहे हैं और एक्चुअल जो वो स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअल टाइम स्पेंड ऑन प्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंस आएगा। हमने उनको 6 घंटे का पेमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्शन 6 घंटे वो लगातार थोड़ी कर पाएंगे, जब वो आ रहे हैं देन देयर विल बी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होगा, तो वो उतना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा आइडियल टाइम। तो ऐसा समय जो वर्कर जो है बर्बाद कर देता है, या जरूरी नहीं है वर्कर करे, कुछ दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं, दूसरे कारण हो सकते हैं जिसके कारण टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम जो है दो तरीकों से हो सकता है, एक होता है नॉर्मल आइडियल टाइम, ओके, एक होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब नॉर्मल आइडियल टाइम यानी वो नॉर्मल वेस्टेज होगा ही होगा। जैसे कि कोई वर्कर है, अब वो फैक्ट्री गेट से लेकर जहां उसको काम करना है, जिस डिपार्टमेंट में उसको काम करना है, अगर वो वहां तक आएगा और उसके बाद वो अपने काम पर लगेगा, तो उसको नेचुरली टाइम लगेगा ही लगेगा, उतना ड्यूरेशन तो आपका प्रोडक्शन वो नहीं कर रहा है ना। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर समय में वो काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉर्मल आइडियल टाइम। तो इस नॉर्मल आइडियल टाइम को जो है वेजेस उस हिसाब से ही सुटेबली इंक्रीज की जाती है कि नॉर्मली इतना समय तो वेस्ट होगा ही होगा। और नॉर्मल आइडियल टाइम का जो वेस्टेज होता है उसको जो है हम फैक्ट्री ओवरहेड में पुटअप करेंगे, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड में हम डालेंगे, ठीक है। अब वहीं एबनॉर्मल आइडियल टाइम की यदि हम बात करें, तो एबनॉर्मल टाइम ऐसा है जो कि अलग अलग कॉसेस से हो सकता है, जिनको हम बचा भी सकते हैं। ये हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया मशीनरी से रिलेटेड, या कुछ कुछ स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, तो इनके कारण जो है टाइम 5 घंटे का काम जो है 4 घंटे ही हुआ, है ना, यहाँ पे टाइम वेस्टेज हुआ, बट लेबर को तो हम वेजेस दे रहे हैं, तो ये जो टाइमिंग होगा दैट इज एबनॉर्मल आइडियल टाइम, ठीक है। तो इसको जो है कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में न डालकर हम क्या करते हैं, उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुटअप करते हैं, ठीक है। ये है इसका प्रैक्टिकलिटी। अब वही एक तीसरी चीज हमें दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, हाउ वुड यू डील विथ ईच वन ऑफ देम इन कॉस्ट अकाउंट्स। आप कॉस्ट अकाउंट में इनको कैसे डील करेंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं, ओके। तो कॉस्ट अकाउंट में हम इनको कैसे डील करेंगे, यानी इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन इन एडवांस, पहले से ही आप प्लान आउट कर लो ताकि आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो ना जाए, है ना, पहले से ही पता है क्या करना है, तो वहां दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड पावर सिस्टम, जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल हो रहा है, मशीन खराब हो रही है तो उसको रिपेयर करवाने में टाइम लग रहा है, या पावर कट हो रही है, तो इस चीज का रेगुलर मेंटेनेंस यदि होता है तो इस चीज को हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर केयरफुल सुपरविजन, निगरानी रखना बहुत ही जरूरी है, तो केयरफुल सुपरविजन से हो जाएगा। एंड टाइमली कलेक्शन ऑफ मटेरियल टूल्स, जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, टूल्स रिक्वायर्ड है, उसको टाइमली आप कलेक्ट करो ताकि जो है प्रोडक्शन समय पर हो पाए, किसी चीज के लिए हमें रुकना ना पड़े, लेबर्स को रुकना ना पड़े, और जिसके कारण प्रोडक्शन ना रुके। तो ये सब चीजें हैं जिससे जो है हम हमारे टाइम को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट टाइम पे बन सके, जितना हम पे कर रहे हैं लेबर को उतना प्रोडक्शन भी हो पाए, ओके। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे हैं ऑफ यूनिट फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, ओके।